इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने यूरोप महाद्वीप का अध्ययन किया था। आइए इस समय हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत में जापान को ही देखते हैं कि जापान से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जापान से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही हमारा बनता है कि जापान कितने द्वीपों का समूह है। तो जापान में सबसे पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, देखिए जापान में 4 बड़े द्वीप होते हैं। एक तो आपका होकाइडो है, एक होन्शु है, एक क्यूशु है, एक शिकोकू है। तो ये 4 द्वीप जो इसमें पाए जाते हैं, इन चारों द्वीपों से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। तो सबसे बड़ा द्वीप इसमें होन्शु है। ठीक है, आप नक्शा खोल लेंगे, नक्शे में खोल के ज़रा जापान देश को देखें तो जापान देश में जो होन्शु द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु के बाद होकाइडो का नंबर आता है जो सबसे ऊपर आता है। होकाइडो के बाद क्यूशु आता है और क्यूशु के बाद शिकोकू। ये जो नीचे छोटे छोटे दो द्वीप दिख रहे हैं, ये दोनों द्वीप जो है क्यूशु और शिकोकू हैं। तो इस प्रकार से इनका एक क्रम पूछता है कि होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू में इसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका होन्शु आएगा जो सबसे बड़ा है, उसके बाद होकाइडो, फिर क्यूशु और फिर शिकोकू आता है। तो एक तो जापान के क्रम से क्वेश्चन पूछता है। दूसरी बात, जापान को उगते सूर्य का देश भी कहते हैं और इसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। अगर आप ब्रिटेन का नक्शा देखेंगे तो जैसे ब्रिटेन जो है आपके यूरोप महाद्वीप में उसके मुख्य भूमि से हटकर और सागर में है, सेम ऐसे ही जो आपका ये जापान है, इस जापान को भी यदि आप देखते हैं तो जापान देश की सबसे बड़ी खासियत जो आती है कि ये जापान जो है आपके इस जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के मुख्य भूमि से अलग हटकर और सागर में जो है आपके प्रशांत महासागर में एक द्वीपों का समूह है। तो जिस प्रकार से ब्रिटेन की स्थिति है, सेम ऐसे ही जापान की स्थिति है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। ये होन्शु द्वीप जो है, ये होन्शु द्वीप में ज्वालामुखी की संख्या, ज्वालामुखी पर्वतों की सबसे ज़्यादा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी पर्वतों की सर्वाधिक संख्या किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर ही आता है। तो होन्शु द्वीप से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बनता है। जापान जो है यहाँ पे सर्वाधिक द्वीप होन्शु द्वीप में मिलते हैं और जापान का जो सबसे ऊँचा पर्वत है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं वो फ्यूजियामा है, वह भी इसी द्वीप पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन ये भी इसमें बनता है कि जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये फ्यूजियामा है जो आपके इसी द्वीप पर पड़ता है। यहाँ से अब कुछ वन लाइनर टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे अक्सर पूछता है कि बीवा झील कहाँ है। बीवा झील ये पूछा गया प्रश्न है, BIWA, जिसे बीवा झील कहते हैं। बीवा झील जापान में मीठा जल प्रदान करने वाली ये सबसे सुंदर झील है। ये एक झील है जो जिसके बारे में पूछा गया है, तो इस बीवा झील को भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जापान से और हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये ओसाका को बोलते हैं। और यहाँ कुछ स्थान हैं जैसे कोबे है, नगोया है, क्योटो है, नागासाकी है, तो यवाता है। तो इन सब के बारे में पूछता है कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो यवाता कई बार पूछा गया है, ये जलयान निर्माण का केंद्र है। तो यवाता जापान में ही पड़ता है और जापान में ये जलयान निर्माण का केंद्र है। और इसी के साथ जो क्योटो है ये खिलौने के लिए फेमस है। जो नगोया है, नगोया ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है। और जो आपका कोबे है ये भी जलयान निर्माण के लिए है। तो चाहे आप यवाता और कोबे ये दोनों जलयान निर्माण के लिए हैं, और जो आपका नगोया क्षेत्र है ऊनी वस्त्र के लिए है, क्योटो जो है खिलौने के लिए है, और नागासाकी मौजा प्रदेश जो है ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। तो ये भी एक क्वेश्चन जापान से कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब जापान की सबसे बड़ी नदी की बात करता है, क्योंकि देश तो छोटा है लेकिन यहाँ से कई सारी विशेषताएं ऐसी बनती हैं, तो सबसे बड़ी नदी जब पूछाएगा तो वो सिनानो है। तो जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो। और अगर यहाँ की जलवायु को ध्यान दिया जाए तो शीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो ये भी कभी कभी पूछा गया प्रश्न है कि जापान की जलवायु क्या है, वो आपकी शीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। और यहाँ पर जिसे कहते हैं कि जो चावल की खेती होती है, लगभग जापान में 70% जो कृषि भूमि है, ये 70% कृषि भूमि पर यहाँ पर जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे में जापान के 43% भाग पर चावल की कृषि की जाती है, जिसमें मैदानी भागों में जो चावल की खेती होती है उसको होता बोलते हैं, लेकिन जो पहाड़ी चावल होता है उसे कोटा बोलते हैं। और दलदली चावल जो होता है, जैसे उन क्षेत्रों में दलदली क्षेत्रों में जो चावल होता है या दलदली चावल भी उसे कह देते हैं, उसे टा नाम से जानते हैं, TA, टा। तो इस प्रकार से होता, कोटा और टा ये वहाँ के जिसे कहते हैं कि चावल की प्रजातियाँ हैं जो वहाँ पे चावल बोया जाता है।
जापान में लगभग 11% भाग जो है आपका क्या है, ये घास है, झाड़ियाँ हैं, इस टाइप से हैं। तो जापान में जो 11% भाग पर घास और झाड़ियों का क्षेत्र है या इसका जो विस्तार है, उसे हम लोग गेनिया बोलते हैं, GENYA, गेनिया। तो गेनिया बोलते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है कि गेनिया का क्षेत्र कहाँ है, ये जापान में आपका है। तो ये कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन जो जापान से आपके बने, जैसे जापान में एक तो द्वीपों का क्रम पूछता है कि होन्सो, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू ये कहाँ हैं। वहाँ की नदी से क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ी नदी क्या है। ज्वालामुखी पर्वत में जैसे फ्यूजियामा किस द्वीप पर है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि होन्शो द्वीप पर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी यहीं पर हैं। बीवा झील कहाँ पर है, ये भी जापान में ही है। तो इनसे टा चावल कहाँ होता है, होटा चावल कहाँ होता है, गेनिया क्या है, तो ये सब जो है, यहाँ की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं। ये जापान से कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सब को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। मत्स्य पालन भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य पालन का। हालांकि मत्स्य पालन से उतना क्वेश्चन तो विशेष रूप से जापान से नहीं पूछा है, लेकिन जापान यहाँ पे मत्स्य पालन काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। और जो मैंने कुछ क्षेत्रों के नाम बताए हैं, जिसमें कोबे है, नगोया है, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों को भी देखने का प्रयास करिएगा। ये सब जिसे कहते हैं जापान से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आते हैं इसके बाद ही, अच्छा, जापान के बगल से ही यहाँ पे कुछ सागर भी हैं, ज़रा ध्यान देंगे इसको, ठीक है। इन सागर का जब क्रम देखते हैं तो थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाइए, जहाँ पे कमचटका प्रायद्वीप जो रूस का क्षेत्र है। तो एक तो यहाँ बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर के नीचे आते हैं ओखाटस सागर है, ओखाटस सागर के नीचे आते हैं यहाँ पे आपका जापान सागर है, जापान सागर के नीचे पीला सागर है, पीला सागर के नीचे आपका पूर्वी चीन सागर है। तो इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन सागर उत्तर से दक्षिण में क्या क्रम है, इनको ज़रा ध्यान रखिएगा। और जैसे ही जापान के हम उत्तर में जाते हैं, यहाँ पे कुरेल द्वीप समूह हैं। तो एक कुरेल द्वीप समूह से क्वेश्चन पूछता है, कुरेल द्वीप कहाँ है, और दूसरा सखालिन द्वीप, एक इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये बहुत पूछा है, कई बार कमचटका प्रायद्वीप पूछा है। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में सिवलुच एक ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो अभी विस्फोट हुआ है, तो ये चर्चा का विषय रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कमचटका प्रायद्वीप को भी देख लीजिएगा। तो कमचटका प्रायद्वीप से भी पूछा जाता है। जैसे ही इसके पूरब में आते हैं, यहाँ पे अल्यूशियन द्वीप समूह है। तो ये अल्यूशियन द्वीप समूह, कमचटका प्रायद्वीप, बेरिंग सागर, ओखाटस सागर, सखालिन द्वीप समूह, कुरिल द्वीप समूह, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, ठीक है, और ये नीचे दक्षिणी चीन सागर। तो ये क्रम जरा, ये सारे प्रश्न जो बन रहे हैं, इनको थोड़ा विशेष रूप से आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग चाइना के स्थान पर। अब चाइना से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो चाइना से जो पहला क्वेश्चन बनता है, पहली बात तो चाइना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और इसका 3/4 भाग से अधिक क्षेत्र विषम धरातल और पठारी है। मतलब इसका, क्योंकि चाइना का जो है ये मैक्सिमम हिस्सा जिसे कहते हैं पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि हांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं, और इसी को चीन का शोक भी कहते हैं। तो हांगहो नदी जो आपकी है, ये आपकी जा रही है, ठीक है, ये हांगहो नदी है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये पीले मिट्टी के क्षेत्र से गुजरता है। तो पीले मिट्टी के क्षेत्र से गुजरने की वजह से इसका रंग जो है पीला हो जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पीली नदी कहते हैं। और इसे, क्योंकि इससे भयानक बाढ़ आती है और जान माल का काफ़ी नुकसान होता है, इसीलिए इसको चीन का शोक भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि हांगहो गिरती कहाँ पर है, चिल्ही की खाड़ी में। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने नक्शे में, ये जान जाइए कि जहाँ भी हांगहो नदी गिरती है, ये चिल्ही की खाड़ी है। तो चिल्ही की खाड़ी को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछे कि चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी क्यांग, ये चाइना की सबसे लंबी नदी है। तो यांगसी क्यांग जो है चाइना की सबसे लंबी नदी है, 5440 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई पड़ती है। और ये जो चाइना है, चाइना को इसे हम लोग अकालों का भी देश कहते हैं। तो चाइना को अकालों का भी देश कहते हैं। तो अकालों का देश क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ अतिवृष्टि मतलब बाढ़ बहुत आती है और सूखा बहुत पड़ता है। तो बाढ़ और सूखा पड़ने की वजह से इस चाइना को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अकालों का देश कहते हैं। और क्योंकि इसे एशिया का अजगर भी कहा गया है, क्योंकि इसकी साम्राज्यवादी जो नीति है, तो इस साम्राज्यवादी नीति की वजह से इसको एशिया का अजगर भी कहते हैं। वैसे भी देखिए, भारत में जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उसके काफ़ी हिस्से पे दावा करता है कि यह क्षेत्र मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसकी जो साम्राज्यवादी नीति है, इसी वजह से इसको एशिया का अजगर भी कहा जाता है। यहाँ पे चीन में एक गोबी का मरुस्थल और लोएस का मैदान है। तो गोबी का मरुस्थल और लोएस का जो मैदान है, इस वजह से भी चाइना का थोड़ा विशेष रूप से महत्व आता है। तो गोबी का मरुस्थल
और जो लोएस का मैदान है, अब लोएस का मैदान किसे कहते हैं? लोएस का मैदान ये बलुआ मिट्टी का क्षेत्र होता है, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों की विशेषता होती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े मैदान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे लोएस का मैदान कह देते हैं। तो लोएस का मैदान को भी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि लोएस का मैदान कहाँ का फेमस है, तो ये आपके चाइना का फेमस है। इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन मोटे मोटे हो गए हैं, एशिया का अजगर या अकालों का देश क्यों कहते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें पूछे जा सकते हैं। गोबी मरुस्थल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, छांगहो नदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यांगसी क्यांग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन सब को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब जब आते हैं कि चाइना में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर अभी तक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपका कोयला उत्पादक, और कोयला उत्पादक के बाद जिसे कहते हैं कि आपका जो है लौ एस उत्पादक क्षेत्रों से पूछा गया है। तो जब हम लोग अगर हम लोग कोयला उत्पादक क्षेत्र में लेते हैं, तो कोयला उत्पादक क्षेत्रों में जो चाइना का क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा नक्शे में कि इसका शांसी क्षेत्र और होपे और सातुंग, ये 3 क्षेत्र इसका बहुत पूछा है। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि इसका शांसी क्षेत्र कहाँ है, इसका होपे, सातुंग, ये सारा हेनान क्षेत्र, मंचूरिया, तो ये सब पूछे गए प्रश्न हैं जो यहाँ के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से आते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे लौ एस क्षेत्र में आते हैं, तो लौ एस क्षेत्र में भी चाइना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें आता है, जिसमें सातुंग का क्षेत्र है, पैंकी है, हुनान है, हैनान है काऊ है। तो यहाँ पे सब तो नहीं आपको याद करना है, लेकिन ये सातुंग को थोड़ा देख लीजिएगा और हैनान को देख लीजिएगा। लेकिन जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इसे विशेष रूप से, जैसे शांसी, शेंसी, हुपे या सातुंग, तो ये जो है पूछा गया क्षेत्र है। ये टेन के उत्पादन में भी चाइना का विशेष रूप से स्थान आता है। तो चाइना टेन उत्पादन में भी इसका एक आध दो, जैसे हुनान क्षेत्र, यूनान क्षेत्र, तो ये पूछा गया क्षेत्र है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये टेन उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। हालांकि यहाँ मैग्नीज़ भी ये सिक्यांग की घाटी और मॉनसून में मिलता है, लेकिन सिक्यांग घाटी खाली ध्यान रखिएगा तो आपका काम चल जाना चाहिए, ठीक है। इन क्षेत्रों को जो है विशेष रूप से, तो जैसे कोयला हो गया और लौ एस्क हो गया, यहाँ पे जो है टीन हो गया। यूरेनियम भी चाइना के कुछ क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें से आपका बेक्सी हो गया, चोक्यू हो गया, लेटिन हो गया, मेधी हो गया, लेकिन ये उतना पूछा नहीं है। जब इसमें चाइना में हम आते हैं तो चाइना का भले ही यहाँ पे यूरेनियम मिलता है, लेकिन यूरेनियम के किसी क्षेत्र की चर्चा अभी तक पिछले 4-6 सालों में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आया है। लेकिन जो कोयला और लौ एस का क्षेत्र है, ये विशेष रूप से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न जिसे कहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जिसे पूछा गया प्रश्न है। एक यहाँ पर चाइना का जल विद्युत केंद्र है, जिसे हम लोग फेगमेन कहते हैं। फेगमेन जो है यह विद्युत केंद्र है, जो चाइना का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र के रूप में इसकी पहचान बनी हुई है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं, ये सब चाइना से ही बन रहे हैं। इनसे चाइना में कागज़ का भी बहुत बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन होता है। तो थोड़ा सा चाइना के कागज़ उत्पादन क्षेत्रों को भी, यहाँ पे आपका लाल बेसिन, जिसे हम लोग जिचवान बेसिन कहते हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, जैसे चीन की वाटका कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इनको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देते हैं। नीचे हम लोग जैसे ही आते हैं तो आपका ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में जब हम लोग आते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पहले तो जितने भी आसियान के देश होते हैं वो सारे देश इसमें शामिल किए जाते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो सबसे अहम क्वेश्चन बनता है, एक यहाँ पर आ जाइए, देखिए एक क्वेश्चन आपके अफ़ीम के उत्पादन से बनता है। तो अफ़ीम का जो उत्पादन का क्षेत्र है, तो अफ़ीम का उत्पादन का एक क्षेत्र तो जो है म्यांमार के पास बनता है, और दूसरा क्षेत्र आपके जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के पास बनता है। तो एक नाम आता है गोल्डन क्रीसेंट। तो गोल्डन क्रीसेंट, जिसे हम अर्धचंद्राकार भी कहते हैं, तो ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र किसके किसके बीच आता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये जो आपका अफ़गानिस्तान और जो आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये ऐसे अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ये अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र है। तो गोल्डन क्रीसेंट किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा अफ़ीम का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रश्न बनता है। दूसरा, जब हम म्यांमार के पास आते हैं तो यहाँ पे हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल जो रहता है, ये आपका म्यांमार कहते हैं, जिसे बर्मा भी कह देते हैं। प्राचीन नाम बर्मा है, नया नाम म्यांमार है। तो आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और लाओस। म्यांमार,
थाईलैंड और लाओस। तो इन क्षेत्रों में इसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनता है यहाँ पर, ठीक है, जिसे स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। तो ये भी आपके अफीम के उत्पादन में नंबर 2 का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इससे भी एक क्वेश्चन विशेष रूप से आपके एग्जाम में बनते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? जितने भी आपके ये आसियान के देश होते हैं, जिसमें आपका म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे के सारे देश जो हैं ये सब किस में आते हैं? ये दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम थाईलैंड को ही लेते हैं तो थाईलैंड को सतत निवासियों का देश कहते हैं, सतत निवासियों के, क्योंकि ये अपने पूरे भी इतिहास काल में ये कभी भी गुलाम नहीं हुआ किसी का, तो इसलिए इसे स्वतंत्र निवासियों का देश कहते हैं और इसे ही सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ रबड़ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे इसका उत्पादन होता है। और थाईलैंड और लाओस की जो सीमा है, तो थाईलैंड लाओस की सीमा पर यहाँ मेकांग नदी बहती हैं। तो थाईलैंड ये लाओस की सीमा पर जो मेकांग नदी है, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। थाईलैंड का पिनकाओ चावल विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ चावल में इसका गिनती होती है कि पिनकाओ चावल कहाँ का है? ये थाईलैंड का है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके थाईलैंड से या रबड़ के उत्पादन के लिए इसकी विशेष पहचान होती है। लाओस से जो सबसे अहम क्वेश्चन है, ये लैंड लॉक्ड एरिया, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक किसे कहते हैं? ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से स्थल से घिरा, मतलब इसकी कोई भी सीमा जलीय भाग से ना लगती हो। तो इस पूरे जो आपके देश, यहाँ जितने भी देश आप देख रहे हैं, चाहे म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, ठीक है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन सारे देशों में अगर कोई एक देश ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है तो केवल लाओस है। तो लाओस को भी ध्यान रखिएगा, यह स्थल अवरुद्ध देश है। लाओस की राजधानी वियेंतियन है। यहाँ पे जितने भी ये आसियान के देश हैं, इन सारे देशों की राजधानियों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे लाओस के बाद वियतनाम में आते हैं। वियतनाम के जस्ट ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक टॉकिंग की खाड़ी है। तो टॉकिंग की जो खाड़ी है, ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि टॉकिंग की खाड़ी कहाँ है? ये वियतनाम के उत्तर में है, इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण चीन सागर के पश्चिम में जाते हैं तो यहाँ टॉकिंग की खाड़ी है। और जब हम लोग यहाँ कंबोडिया के नीचे आते हैं तो यहाँ थाईलैंड की खाड़ी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये वियतनाम में हो ची मिन यहाँ का एक सिटी है। ये हो ची मिन, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हो ची मिन कहाँ है? ये वियतनाम का एक शहर है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पुनः हम लोग आते हैं ये थाईलैंड खाड़ी के नीचे, यहाँ पे मलेशिया आता है। अब मलेशिया का जो आपका क्षेत्र है, इस मलेशिया से यहाँ से 3-4 प्रश्न बहुत अहम बनते हैं। पहली बात तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी जलसंधि? यहाँ 4 जलसंधियाँ रहती हैं। इन चारों जलसंधियों का क्रम बहुत पूछता है। इन चारों जलसंधियों को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दे लीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न जो बनता है आपका, वो यही बनता है कि आपका मलेशिया और सिंगापुर के बीच, ये सिंगापुर छोटा सा आप देख रहे होंगे, वैसे आपको यहाँ नक्शे में हो सकता है ना दिखे, नाम ही का आप लोग के भी नक्शे में मिलता होगा कि जोहोर जलसंधि किसके बीच है? तो जोहोर जलसंधि जो है मलेशिया और सिंगापुर के बीच है। लेकिन जब कहेंगे कि मलक्का जलसंधि किसके बीच है, तो मलक्का जलसंधि जो है मलेशिया और सुमात्रा के बीच है। देखिए मलक्का जलसंधि है, ठीक है। और जब जिसे कहते हैं कि हम लोग सुंडा जलसंधि पूछते हैं, तो जावा और सुमात्रा के बीच है। जावा आपका ये है और सुमात्रा आपका ये है, इसके बीच में कौन सा है? वो सुंडा जलगर्त है। और जब हम लोग कहते हैं मकस्सर जलसंधि कहाँ है, तो बोर्नियो और सेली बीच। देखिए मकस्सर ये है, बोर्नियो और सेली बीच, इसके बीच ही पाया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं अच्छा, बोर्नियो से एक सबसे अहम क्वेश्चन है। बोर्नियो कोई देश नहीं है। बोर्नियो क्या है कि वास्तव में एक द्वीप है और जिसे अलग अलग देशों द्वारा शासित है। बोर्नियो का कुछ हिस्सा, लगभग आप मान के चलिए 73% हिस्सा जो है ये आपके इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। इसका लगभग 26% हिस्सा आपके मलेशिया में आता है और इसका जो है 1% हिस्सा लगभग आपका ये जो ब्रुनेई छोटा सा देश आप देख रहे हैं, तो ब्रुनेई, तो ये आपका जो आपका बोर्नियो आप कह रहे हैं इसे, इस बोर्नियो को ही कालीमंडन द्वीप भी कह दिया जाता है। तो ये 3 देशों में इसका शासन है, ठीक है। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि बोर्नियो किन 3 देशों में इसका शासन है, तो एक इंडोनेशिया है, एक मलेशिया है, एक ब्रुनेई है। तो इसे भी ध्यान देंगे। और साथ में जो मैंने आपको कहा है, जोहोर जलसंधि, मलक्का जलसंधि, ठीक है, सुंडा जलसंधि और मकस्सर जलसंधि, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बीच में छोटे छोटे सागर, जैसे ये सेली बीच, अब ये सेली बीच सागर को, ये सुलू सागर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सुलू सागर के बाद जो है नीचे आते हैं बांदा सागर, इसके पूर्व में आते हैं अराफुरा सागर। तो अराफुरा सागर, बांदा सागर, सेली बीच, सुलू, तो कभी इनका क्रम पूछ सकता है।
कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इनका क्रम क्या है, तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपका फिलीपींस है, अब फिलीपींस से सबसे अहम क्वेश्चन जो बनता है, फिलीपींस में लगभग हर साल 2 दर्जन तूफ़ान यहाँ आते हैं। ये ऐसी इसकी कुछ क्लाइमेट ही यहाँ का ऐसा है, यहाँ की जलवायु ही ऐसी है, या ऐसा ये इसकी स्थिति है सागर में, कि जिसके वजह से यहाँ के 2 दर्जन चक्रवात तो यहाँ पे हर साल आते ही आते हैं। इसमें 2 द्वीप बहुत पूछता है, एक लुज़ोन और एक मिंडनाओ। तो लुज़ोन और मिंडनाओ ये कहाँ है, तो लुज़ोन इसके उत्तर में है और मिंडनाओ दक्षिण में है। इसे विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछता है जो यहाँ की राजधानी मनीला है वो किस द्वीप पर है, ठीक है, तो लुज़ोन द्वीप पर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक लुज़ोन है, एक मिंडनाओ है, ये आपके 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो आपके फिलीपींस में पाए जाते हैं। तो फिलीपींस से जो है ये 2 क्वेश्चन बहुत अहम बनते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में जब इंडोनेशिया में आते हैं, इंडोनेशिया 13,700 द्वीपों का एक समूह है। अब 13,700 द्वीपों का समूह है। अब इंडोनेशिया में इसे हम लोग पूर्वी द्वीप समूह कह देते हैं। ये पूरा जो इंडोनेशिया आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया को हम लोग पूर्वी द्वीप समूह कह देते हैं। लेकिन जब पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं तो हम लोग पश्चिमी द्वीप समूह, आप जब अमेरिका के पास जाएंगे तो आपके अमेरिका के पूरब में जहाँ पे आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, आप वहाँ आइएगा तो वहाँ आपको दिखेगा, वहाँ पे पश्चिमी द्वीप समूह जिसे हम लोग वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, जिसकी क्रिकेट टीम खेलने आती है। तो जब पश्चिमी द्वीप समूह कहेगा तो वेस्ट इंडीज़ की बात हो रही है, लेकिन जब पूर्वी द्वीप समूह कहेगा तो ये इंडोनेशिया की बात हो रही है। इंडोनेशिया लगभग 13,600 द्वीपों का एक समूह है और ये इंडोनेशिया जो है इस दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है, क्योंकि यहाँ के विषुवत रेखा 0 डिग्री की आपकी अक्षांश रेखा है, यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर इसे कहते हैं कि सिनकोना का भी उत्पादन होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मलेशिया से एक बात और ध्यान रखिएगा, मलेशिया के पेराक राज्य एक है और यहाँ की गोपेन खान है। तो पेराक राज्य की गोपेन खान ये विश्व में टेन की सबसे विशाल खान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो सिंगापुर यहाँ पे जो देश छोटा सा निकला है, इसे हम लोग पूर्व का द्वार कहते हैं। पूर्व का द्वार, कोई भी जहाज़ जब इधर से आता है सबसे बड़ा बंदरगाह यही पड़ता है, इसीलिए इसको पूर्व का द्वार कहा गया है, ठीक है। जब पूरे एशिया के नक्शे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो जब इसको आप देखेंगे तो देखिए ये आपका पूरा जो है, ये पूरा आपका जो है, जब देश हम एशिया महाद्वीप देखते हैं तो यहाँ पे अगर किसी जहाज़ को आके अंदर इस ओर आना है तो यही पहला सबसे बड़ा बंदरगाह पड़ता है, जिसे हम लोग सिंगापुर कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्व का द्वार भी कहते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है, ठीक है। अब इसी के क्रम में जब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे अच्छा ताइवान से एक क्वेश्चन, ये फिलीपींस के जब ऊपर आते हैं तो एक ताइवान देश है। अब ताइवान जो है लगभग ये 79 द्वीपों का एक समूह है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 79 द्वीप जो आपके हैं यहाँ पे, ताइवान जो है, इस ताइवान से जो क्वेश्चन बनता है, पहली बात तो इसकी ताइपे इसकी राजधानी है, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे कहने को तो 79 द्वीप हैं, आइलैंड हैं, लेकिन इसमें से 14 ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो 14 महत्वपूर्ण हैं इसमें टैटो का मैदान, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि टैटो का मैदान कहाँ है, वो आपके ताइवान में है, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे जिसे कहते हैं, यहाँ पे एक रेक्यू द्वीप है, इस रेक्यू द्वीप से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जितने भी आपके इस तरह के द्वीप को या बनते हैं, इन सारे क्षेत्रों को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब मलेशिया में जब हम लोग आते हैं तो मलेशिया में अगर लॉ एस क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 है, जैसे जोहोर क्षेत्र है, पेराक क्षेत्र है, ठीक है। तो जोहोर, पेराक, ये सब थोड़ा सा यहाँ पे लॉ एस के क्षेत्र हैं, हालांकि उतना पूछा तो नहीं गया है, ठीक है। बॉक्साइट क्षेत्र में अगर आते हैं, जैसे इंडोनेशिया का अगर हम लेते हैं तो इंडोनेशिया का एक बॉक्साइट क्षेत्र विंटम द्वीप आपका है। तो विंटम द्वीप यहाँ पे अभी नक्शे में नहीं मेंशन किया हुआ है, क्योंकि हर चीज़ तो नक्शे में मेंशन हो नहीं सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो है आपका एक विंटम द्वीप है जो है। लेकिन अगर हम बॉक्साइट के मामले में हम मलेशिया का लेते हैं कि मलेशिया में बॉक्साइट कहाँ कहाँ रहता है, तो एक रामोनिया क्षेत्र है जो जोहोर क्षेत्र में ही पड़ता है, और साथ में एक सारावाक है, तो सारावाक क्षेत्र भी पड़ता है। तो इस प्रकार से सारावाक क्षेत्र ये आपका दिख रहा है, ठीक है। तो सारावाक क्षेत्र में यहाँ भी बॉक्साइट का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। टेन के मामले में देखते हैं तो टेन में मलेशिया में एक किंटा क्षेत्र है, किंटा की घाटी, ये पेराक राज्य में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इंडोनेशिया में अगर आते हैं तो इंडोनेशिया में भी टेन के मामले में, तो टेन में वहाँ तो बंका क्षेत्र है, सिकेल क्षेत्र है, बेलीतुंग क्षेत्र है, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं है कभी। तो बस जाने रहिए कि हाँ, ये सब अगर कभी आता है तो निगाह में एक आध बार निगाह से गुजार लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जिसे कहते हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि सारावाक क्षेत्र। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब इसी में जो है, जब हम लोग आगे चलते हैं
तो जब हम मध्य एशिया में चले आते हैं, अब मध्य एशिया में जब हम लोग आते हैं तो मध्य एशिया में जिसे कहते हैं कि जैसे आपका तुर्की क्षेत्र आता है, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे जब तुर्की क्षेत्रों में आते हैं तो तुर्की क्षेत्रों में यहाँ पे एक पूछता है पांटिक और टारस कहाँ हैं, तो पांटिक या तारस या अनातोलिया का पठार कहाँ है। तो तुर्की में जब आप लोग आते हैं तो इस क्षेत्र को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्षेत्र आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपका तुर्की का, जहाँ पे अनातोलिया का पठार इसको बीचों बीच में है और उसके उत्तर में पांटिक है और दक्षिण में टारस है। और ये सब मिलते कहाँ पे, इसको थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये समझाने के लिए केवल एक है, ये आपका एक जिसे कहते हैं कि अनातोलिया का पठार है, तो पांटिक इसके उत्तर में है और टारस इसके दक्षिण में है और दोनों आकर आर्मीनिया की गांठ के पास यहाँ मिल जाते हैं। तो ये आपका पांटिक हो गया और ये आपका टारस हो गया, ये आपका अनातोलिया का पठार हो गया और ये आर्मीनिया की गांठ हो गई। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि ये सारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है मिला जुला के आपके एग्जाम में तुर्की का, वैसे ही मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में कि तुर्की एक ऐसा देश है जिसका 2% हिस्सा आपके यूरोप में है और 98% हिस्सा आपके एशिया में है। इसका अंकारा द्वीप से, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। इजमीर की घाटी आपके यहीं पड़ता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ये जब कहता है कि इजमीर की घाटी कहाँ है, तो इजमीर की घाटी तुर्की का इसलिए बहुत फेमस है, ये देखिए इजमीर आपको दिख रहा होगा। तो इजमीर की घाटी जो है ये अफ़ीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुर्की का कौन सा क्षेत्र जो है अफ़ीम के लिए फेमस है। एक उर्मिया झील यहीं पर है, तो उर्मिया झील नक्शे में दिया नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कि उर्मिया झील कहाँ है, तो ये आपके ये भी टर्की में ही पड़ता है। तो इसको भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उर्मिया झील कहाँ है, ये टर्की में है। इजमीर की घाटी कहाँ है, ये भी तुर्की में ही है, ठीक है। चाहे टर्की के चाहे तुर्की के, ये तुर्की है और टर्की भी इसका नाम रखा है। दोनों नए पुराने नाम का चक्कर है इसमें, और ऐसी कोई आवश्यकता वो नहीं है। यहाँ पे जब हम इजराइल में आते हैं, ठीक है, ये इजराइल बहुत छोटा सा देश है, नक्शे में पूरी तरह से दिखता नहीं है, लेकिन इजराइल से एक आध क्वेश्चन जो पूछा गया है। सबसे बड़ा तो इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, एजमन पर्वत। एजमन पर्वत ये इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पे एक देश है सीरिया। तो सीरिया जब आता है तो सीरिया देश के उत्तर में, जैसे इसमें क्या है कि आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, जैसे एक देश है ये सीरिया, तो यहाँ पे ये सीरिया आपका है। तो सीरिया के पूछता है कि इसके उत्तर में कौन है, इसके दक्षिण में कौन है, इसके पूरब में कौन है और इसके पश्चिम में कौन है। तो यहाँ पे उत्तर में आपका तुर्की पड़ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आपके इसके हम पूरब में आते हैं तो यहाँ पे आपका इराक पड़ जाता है, तो इराक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ जॉर्डन पड़ जाता है, जॉर्डन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब हम लोग इस हिस्से में आते हैं तो यहाँ पे ये लेबनान पड़ता है। तो ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि सीरिया के चारों ओर कौन से स्थित देश हैं। तो सीरिया आपका ये पड़ता है, तो इसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका इजराइल का ही बनता है। जब इजराइल कहता है तो ये आपका इजराइल है। अब इजराइल के जो है चारों ओर कौन कौन से स्थित देश हैं, तो जब इजराइल के हम लोग उत्तर में आते हैं तो यहाँ पर आपका लेबनान है, ठीक है। लेबनान के जिसे कहते हैं, जब हम लोग पूरब में आते हैं इस स्थान पे, तो यहाँ पे आपका सीरिया है, इसको ध्यान रखिएगा। जब हम लोग इसके पश्चिम में आते हैं तो यहाँ पे आपका जॉर्डन है, ये ध्यान रखिएगा। और जॉर्डन के जब पूरब में आते हैं तो यहाँ पे आपका मिस्र है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि ये चार देश यहाँ, और ये सीरिया के भी चारों ओर कौन से देश हैं और लेबनान इजराइल के भी चारों ओर कौन से देश हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से मध्य पूर्व एशिया में यहाँ जितने भी आपके देश हैं, चाहे यमन है, ओमान है, ठीक है, यमन, ओमान, संयुक्त अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, तुर्की है, इन सब की राजधानी रख लीजिएगा। ये सारी राजधानियाँ कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इन सब के यहाँ पे आपका जो है, ये जो आपका ये लाल सागर है, ये जो फारस की खाड़ी है, इससे भी थोड़ा विशेष रूप से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, कभी कभी एक प्रश्न पूछता है तुर्की की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट अरारात है। अब माउंट अरारात क्या है, ये एक शांत ज्वालामुखी क्षेत्र है और ये सदैव बर्फ़ से ढका रहता है। यहीं से आपकी दजला और फ़रात नदियाँ भी निकलती हैं।
जो आपके इराक में चली जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जितनी भी मैंने कहा कि मध्य एशिया को सेंट्रल एशिया कहते हैं, तो चाहे मध्य एशिया कहिए, चाहे सेंट्रल एशिया कहिए, चाहे मध्य पूर्व एशिया कहिए, ये सारे के सारे क्षेत्र जिसे कहते हैं। यहाँ पे तुर्की का एक क्षेत्र है, ये एक है द्यूरिगी। तो द्यूरिगी क्षेत्र जो है ये तुर्की का जिसे कहते हैं क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाद में हालांकि ये जो ईरान है, इराक है, अरब है, ये सारे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, यमन है, तो इनकी राजधानियाँ रट लीजिएगा। जैसे यमन का साना हो गया, ठीक है। एक बार तो यमन की राजधानी साना को उसने सनाइया लिख दिया। अब सनाइया लिख दिया तो बहुत लोग इसमें समझे नहीं पाए कि सनाइया क्या है, लेकिन क्योंकि बाकी नाम जो थे वो कोई भी साथ से नहीं थे, तो लोगों ने गेस करके इसका उत्तर दिया कि हाँ सनाइया ही साना है, क्योंकि इंग्लिश में सनाइया ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में अंतर आने की वजह से भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओमान की मस्कट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब जिसे कहते हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब सऊदी अरब में आते हैं, तो सऊदी अरब जिसे कहते हैं पेट्रोल के उत्पादन में मध्य एशिया में तो खैर सबसे बड़ा देश है ही है। तो यहाँ जो पेट्रोल एक तेल शोधनशाला है जिसका नाम है रास तनूरा, तो रास तनूरा से क्वेश्चन पूछा गया है कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कौन सा है, ठीक है, रिफाइनरी का क्षेत्र, तो वो रास तनूरा है। जब यहाँ के उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं, जैसे दम्माम हो गया, अबकेक, कातिफ, अबू हिरेन, ये सब यहाँ के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। इन सारे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन जब हम ईरान में आते हैं, तो ईरान में जब हम लोग आते हैं, तो ईरान में जो है आपका एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत, ये बहुत पूछा है कि एल्बुर्ज कहाँ है, जैग्रोस कहाँ है। तो इस पर्वत को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके एल्बुर्ज और जैग्रोस कहाँ हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ आपके ईरान में हैं, जो आर्मीनिया की गांठ में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ईरान के अगर खनिज तेल क्षेत्रों का में, तो जैसे अदाजारी हो गया, गस्सरान हो गया, मस्जिद सुलेमान हो गया, तो ये सब पूछा गया प्रश्न है, इन सब को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तेल शोधनशाला में अगर देखते हैं तो आपका तेहरान है, नेका है, करमनशाह है, अबादान है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं, इन पे विशेष ध्यान फोकस करिएगा, ये सारे, ठीक है। ऐसे ही इराक में 2 नदियाँ हैं जो दजला और फरात हैं, ये शत अल अरब में जाके मिलती हैं और जाके अंत में फ़ारस की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि दजला और फरात जो है कहाँ मिलती हैं, शत अल अरब में मिलकर, और कहाँ, फ़ारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। इराक से सबसे एक क्वेश्चन, खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक वो भी आपके इराक में ही रहता है। तो खजूर का सबसे बड़ा, यहाँ पे एक मरुस्थल है आपके इज़राइल में, देखिए जब हाँ ये ईरान इराक से, तो अभी एक मरुस्थल इज़राइल का जो बड़ा फेमस है वो है नेगेव मरुस्थल। तो नेगेव मरुस्थल को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इराक में ही हम आते हैं, तो इराक में भी आपका आता है किरकुक, बसरा, मोसल, ये सब इसके तेल क्षेत्र हैं। तो ये जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इनका कोई सिर पैर नहीं होता, कहाँ से क्या पूछ लें, कहाँ से किसको क्या पूछ ले, ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इन सब प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों को अगर एक बार आप निगाह में घुमाते हैं, तो निश्चित ही आपका जो है क्वेश्चन काफ़ी हद तक सही होने के चांस आपके ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। इज़राइल में भी स्थित, यहाँ पे जो है इज़राइल में स्थित जॉर्डन नदी की घाटी में जो है आपका एलघोर के नाम से भी जानते हैं। तो इज़राइल में स्थित जो जॉर्डन नदी की भ्रंश घाटी को एलगोर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका भी एक प्रश्न बन सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कभी कभी पूछता है हैफ़ा एक बंदरगाह है जो इज़राइल का ही है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हैफ़ा को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में इसे कहते हैं इज़राइल में हीरे की कटाई और पॉलिश का व्यवसाय काफ़ी विकसित अवस्था में है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये सारे इसे कहते हैं कि चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये मध्य पूर्व एशिया के आपके देश हैं, इन सारे देशों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पूछे लगातार जाते हैं, ठीक है। जॉर्डन से भी क्वेश्चन आपका बनता है, जॉर्डन का लोकेशन अक्सर पूछ लेता है इज़राइल का करके, या सीरिया के आसपास, तो उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अफ़गानिस्तान में जो आपका आते हैं ये हिंदुकुश पर्वत से, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, इससे क्वेश्चन थोड़ा आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान का जिसे कहते हैं कि आपका जैकोबाबाद, तो पाकिस्तान का जैकोबाबाद से, इससे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थानों में से एक था, एक समय था, लेकिन अब तो खैर और भी कई, लेकिन पाकिस्तान का अगर सबसे गर्म स्थान पूछे तो सबसे गर्म स्थानों में पाकिस्तान के जैकोबाबाद का नाम आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा श्रीलंका को देख लेते हैं।
श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका एक बहुत छोटा सा देश है, भारत के दक्षिण में पड़ता है, लेकिन श्रीलंका में एक है जिसे कहते हैं, इसको पहली बात तो पूर्व का मोती के नाम से पुकारते हैं। तो एक प्रश्न तो यही बनता है, और यहाँ ढेर सारे बहुमूल रत्न पाए जाते हैं, इससे भी इसलिए तो क्योंकि यहाँ ढेर सारे रत्न पाए जाते हैं, इसीलिए श्रीलंका को हम लोग क्या कहते हैं, इसे रत्नों का द्वीप कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, रत्न द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। श्रीलंका का अगर सर्वोच्च पर्वत शिखर लें तो कि श्रीलंका का सबसे सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो पितुरताल गेला। पितुरताल गेला जो है यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। हालांकि इसे हम लोग पॉइंट पेड्रो नाम से भी जानते हैं, तो पॉइंट पेड्रो को भी ध्यान रखिएगा, नाम कुछ भी करके पूछ सकता है। श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा, ये पतला ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी हिस्सा होता है, इसे जाफना प्रायद्वीप कहते हैं। तो जाफना प्रायद्वीप को भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जिसे कहते हैं एक मोटा मोटा प्रश्न था जो आपके एग्ज़ाम में बताने का प्रयास किया गया है। इसमें अभी एक चीज़ और भी है, मैंने ज्वालामुखी या भूकंप क्षेत्रों को शामिल नहीं किया है, वो जानबूझ के, क्योंकि जब भूकंप और ज्वालामुखी का हम टॉपिक बनाएंगे तो उस पर हम विस्तार से बताएंगे किन किन देशों में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ज्वालामुखी, कौन कौन से भूकंप के क्षेत्र हैं, कैसे कैसे क्या हैं, इन सारे क्षेत्रों को देख लीजिएगा। एक यहाँ पे थोड़ा सा है, हालांकि क्वेश्चन यूरोप और एशिया से मिक्स टाइप का है, जो कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर पे यहाँ 5 देश इसकी सीमा को छूते हैं। इन 5 देशों की सीमा देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है, जैसे रूस हो गया। तो ये 4-5 देश जो इसको छूते हैं, एक तो आप इसको देख लीजिएगा, साथ में आप अरल सागर को देख लीजिएगा। अरल सागर जो है, क्योंकि इसमें जो है ये 2 देशों की सीमाओं के बीच स्थित है, जिसमें आपका कजाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप जब यहाँ पे आते हैं रूस वाले क्षेत्र में, तो रूस में यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, इन नदियों से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, इनका क्रम पूछ लेता है हम। जैसे यहाँ पे एटिगिरका है, लीना है, ठीक है, यसनई है, ओब है, इर्तिस है। तो जो नदियाँ यहाँ पर कई सारी बनी हुई हैं, इन नदियों से क्वेश्चन पूछ लेता है थोड़ा सा। हालांकि रूस पे अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे तो रूस को आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सारे को देखिएगा। एक प्रश्न जो सबसे अहम बनता है रूस और चाइना को लेकर बनता है, वो ये बनता है, थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी से दिख जाए कि रूस और चाइना की सीमा पे कौन सी नदी बहती है। तो जो नदी बहती है वो आमूर नदी है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है। और चाइना का एक लोपनोर झील है, ये बहुत पूछता है कि चाइना का लोपनोर झील, ये देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ इसे, कि ये लोपनोर झील क्षेत्र है, आपके नक्शे में दिखेगा, क्योंकि फेमस जगह है। लोग ये चाइना का जिसे कहते हैं कि यहाँ पे परमाणु से अनुसंधान केंद्र भी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्षेत्र इसे कहते हैं कि हाँ, तो ये सब जो है मिला जुला के जो है एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा मंगोलिया को देख लीजिएगा, उलान बटर से राजधानी बनाता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से एक कम समय में एक थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है। तो इनको अगर एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो इतना जानने के बाद आप खुद नक्शा जब देखेंगे तो आपको कई नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, आप स्टडी करते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही।